कलीम साहब, आपकी स्क्रीन हमें नजर आ रही है सामने, स्कोप ऑफ द सेशन। मेरी आवाज क्लियर है? जी, आपकी आवाज क्लियर है। For those who cannot hear me, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सेशन रीजॉइन कर लें। I hope कि इशू रिजॉल्व हो जाएगा। Already, then we have problems in the common problems which arise in trade. Trade के जो है वो problems क्या-क्या जनरली होते हैं, दोनों पार्टीज को, दोनों साइड्स पे पार्टीज को क्या-क्या इश्यूज आते हैं, वो हम देखेंगे। Okay, then we have इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ्रेमवर्क दिया है इंटरनेशनल ट्रेड को हैंडल करने के लिए, उस पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे, जिसपे अब ये देखेंगे कि स्टेट बैंक क्या कहता है, फिर उसके साथ साथ हमारे पास मिनिस्ट्रीज हैं, उनकी रेगुलेशंस किस तरह आती हैं, कौन से शेड्यूल्स हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें कहा है कि जी आप उनको फॉलो करें, कौन कौन से रेगुलेशंस हैं। उसके लिए जो है वो हम एक इंट्रोडक्टरी लेवल जो है वो टच अपॉन करेंगे। एफई मैनुअल क्या है, कितने चैप्टर्स हैं, वो हम देखेंगे। देन वी हैव आईसीसी पब्लिकेशन। आईसीसी पब्लिकेशन डालने का मकसद ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में लोकल फ्रेमवर्क आपको आइडिया होगा, और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के लिए आपको अंदाजा होगा कि आईसीसी की कौन कौन सी पब्लिकेशंस हैं और उसकी बुक किस किस प्रोडक्ट के लिए बेसिकली बनी गई हैं। तो एक आपको इंट्रोडक्शन आ जाएगा, आपको एक इन्फॉर्मेशन होगी कि जी कौन कौन सी पब्लिकेशंस है और किस मोड्स के लिए यूज होती है। देन वी विल टच अपॉन मोड्स ऑफ सेटलमेंट, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होगा कि कौन कौन से मोड्स ऑफ सेटलमेंट पाकिस्तान और इंटरनेशनली यूज होते हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ फंड्स एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रांजैक्शन। Then last but not the least, types of LCs. We'll have an introduction on types of LCs. अच्छा, अभी तक आवाज आ रही है? ऑडियो कुछ को ऑडियो इश्यूज सॉल्व्ड। ऑलराइट, ओके जी, आई बिलीव के आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले विकिपीडिया की डेफिनेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड इज द लीगल एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये बहुत आसान एक डेफिनेशन है कि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होगा, एक जगह से गुड्स आएंगी, दूसरी जगह से पैसे आएंगे, एक जगह से सर्विसेज आएंगी, दूसरी जगह से पैसे आएंगे। और ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अभी तो हम ट्रेड कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट हम अपना पैसा एक जगह से रिजर्व जाता है, एक जगह से मनी जाती है, दूसरी जगह से गुड्स आती है, सर्विसेज आती हैं। बिफोर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड ये क्या था, मतलब अगर पैसे नहीं थे तो हमारे पास क्या था। इस ट्रेड के से पहले हम एक टर्म यूज करते थे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी, वो था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये था कि आपके पास पैसे नहीं जाते थे, लेकिन दोनों साइड से कमोडिटीज एक्सचेंज होती थी। I, country A, have excess of rice, but I need wheat. Country B has deficiency of rice and they have excess wheat. So I buy wheat and I sell rice to the other country. ये एक बार्टर का कॉन्सेप्ट था। बार्टर के कॉन्सेप्ट के बाद ये इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम जो है वो गुड्स के अगेंस्ट जो है वो पैसे ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, पार्टीज कौन कौन सी है इंटरनेशनल ट्रेड में? दो बड़ी बड़ी पार्टीज। नंबर वन, इंपोर्टर, जिसको गुड्स कमोडिटीज चाहिए, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक कंपनी भी हो सकती है, वो एक गवर्नमेंट भी हो सकती है। सेम गोज विद द अदर पार्टी व्हिच इज एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर भी जो है वो उसके पास गुड्स हैं, वो उसको एक्सपोर्ट करनी है, एक्सेसिव गुड्स हैं, या वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक कंपनी हो सकती है। गवर्नमेंट के डिसीजन होते हैं, गवर्नमेंट भी कुछ चीजें जो है वो एक्सपोर्ट कर रही होती है, जिसमें बड़े बड़े ममालिक ये ट्रांजैक्शंस करते हैं। तीसरी एक टर्म है व्हिच इज इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज जो है वो सिर्फ बैंक्स नहीं है, हमने यहाँ पे बैंक्स लिखे जरूर हैं, लेकिन ये बैंक्स नहीं है, सिर्फ बैंक्स नहीं है। यू कैन इंटरमीडियरी में क्या क्या आएंगे? बैंक्स आएंगे। जिन बैंक्स क्या करेंगे? बैंक्स आपकी डॉक्यूमेंटेशन को टू एंड फॉर करेंगे, आपके फंड को कलेक्ट करके देंगे, आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। देयर आर अदर यू नो
एंटिटीज, नंबर 1 शिपिंग कंपनी, नंबर 2 एयर कंपनीज जो कि आपकी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, नंबर 3 आपके क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं। तो जो इस पूरी ट्रांजैक्शन को कंक्लूड करने में, इंक्लूडिंग दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंक्लूडिंग दी डॉक्यूमेंटेशन टू एंड फ्रो करने के लिए या दी कलेक्शन ऑफ फंड्स के लिए जितनी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी वो सारी की सारी इंटरमीडियरी के जुमरे में आएंगे। ऑलराइट, अब वेरी बेसिक प्रोसेस फ्लो, गुड्स एक्सपोर्टर की कंट्री से इंपोर्टर की कंट्री में चली गई, ठीक है, और फंड जो है वो इंपोर्टर की कंट्री से निकल के एक्सपोर्टर की कंट्री में आ गए। ये बिल्कुल बेसिक प्रोसेस फ्लो है। इस ट्रांजैक्शन को बीच में इंटरमीडिएट कौन कर रहा है? बैंक। बैंक क्या कर रहा होगा? बैंक उनके फंड जो है टू एंड फ्रो कर रहा होगा बेसिकली। ऑलराइट जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो रिजर्व है, जो इंपोर्टर की कंट्री के रिजर्व है, वो क्या होंगे? वो गिरेंगे। दुनिया में हर ममालिक के पास इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हर मुल्क के पास रिजर्व्स की तादाद होती है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम कहलाते हैं। हमें पता होता है कि एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान या किसी कंट्री के पास कितने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं जिसकी इन डॉलर्स, इन अदर करेंसीज, जिसके अगेंस्ट वो कोई परचेज कर सकता है या कोई यहाँ से पेमेंट भेज सकते हैं। एक्सपोर्टर की कंट्री का क्या इम्पैक्ट आया? उनके रिजर्व्स उतनी अमाउंट से बढ़ गए जितनी अमाउंट से रिजर्व्स कम हुए थे इंपोर्टर कंट्री के। तो ये एक ट्रांजैक्शन का प्रोसेस फ्लो है। यू इमेजिन कि जी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली टू एंड फ्रो हो रहे होते हैं। ये जो रिजर्व्स का जो मैकेनिज्म है, ये रिजर्व्स का मैकेनिज्म इतना क्रिटिकल है कि इसका एक इम्पैक्ट हर मुल्क की जीडीपी में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन लेता है। तो अगर आपके पास, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ट्रेड डेफिसिट कंट्री हैं, बीच में तो आपको पता है हम जो है वो सरप्लस में थे, जिसकी वजह से कोरोना की वजह से हमारे पास लास्ट ईयर काफी इंपोर्ट की चीजें जो है वो इंपोर्ट्स का प्रेशर बहुत कम रहा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जाते हैं तो आप क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं, कौन कौन सी पार्टीज को आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें होती है। नंबर 1, सबसे पहला बायर। बायर को देयर आर डिफरेंट टर्म्स फॉर यूज फॉर द बायर्स। एक आप ले मैनेज इंग्लिश में बायर कहते हैं। देन अगर आप आईसीसी और इंटरनेशनल टर्म्स में यूज करें तो व्हेन यू आर डीलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन, when you are dealing a contract transaction, you call it a drawee. All right, a buyer is called a drawee in contract transaction, and when you are dealing a buyer in LCs, you call it an applicant. Same goes with the seller. Seller in when you are dealing the contract transaction is called a drawer, and when we are dealing letter of credit transactions, it's called a beneficiary. तो सबसे बड़ी दो हमारे पास पार्टीज आई, नंबर 1 बायर एंड द सेलर। ये वो दो पार्टीज हैं जिनकी वजह से ये ट्रेड ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन हैपेंड। ये अगर ये दो पार्टीज ना हो तो ये ट्रेड की ट्रांजैक्शन किसी भी पॉइंट इन टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर जब बायर एंड द सेलर जब आपस में ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो व्हाट आर द कंसीडरेशन दे सी? नंबर 1, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। सबसे पहले वो एक एग्रीमेंट करते हैं which is in shape of any agreement, 3-4 पेजेस का एग्रीमेंट, और in shape of performer invoice और सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें देखेंगे? नंबर 1 जी, वो देखेंगे जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। एग्रीमेंट में क्या आएगा कि जी मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? डॉक्यूमेंटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज के लोकल गवर्नमेंट्स ने प्रोबेबली उस कमोडिटी पे कोई स्पेशल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रखी हो। फॉर एग्जांपल, हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। पाकिस्तान में हमारे पास जो फूड के आइटम आते हैं उसमें मेजॉरिटी जो कमोडिटीज हैं उसमें हलाल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आज पाकिस्तान में बैठ के एज एन इम्पोर्टर, मैं अगर यूएस के एक्सपोर्टर को ये नहीं बताऊंगा कि ये जो आप मुझे भेज रहे हैं इसके साथ मुझे आप हलाल सर्टिफिकेट भेजेंगे, तो मैं आई नो वेयर, मैं वो शिपमेंट नहीं छुड़वा सकता यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद जी टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या होंगे कि जी मुझे आप क्रेडिट देंगे, मुझसे आप साइड पे पेमेंट लेंगे, मुझसे आप जो है लेट्स से एडवांस पेमेंट आपको चाहिए,
ये टर्म्स ऑफ पेमेंट उस सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती हैं। हम देखेंगे आगे जाके कि कौन कौन से सेटलमेंट के मोड्स हैं जो टर्म्स ऑफ पेमेंट में आते हैं। अच्छा, टर्म्स ऑफ पेमेंट में एक और चीज हम ऐड करेंगे जिसको हम कहते हैं इनको टर्म्स। इनको टर्म्स बताएगा कि जी CFR पे होगा, FOB पे होगा, जी CIF पे होगा, DPU पे होगा, DDP पे होगा। तो देयर आर 11 इनको टर्म्स इंटरनेशनली जो कि यूज किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद अग्रीड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो जरूर बताएगा कि जी प्रोडक्ट क्या होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी। ये सारी के सारे जो है वो एग्रीमेंट का पार्ट बनते हैं। देन विल सी कि जी अब आप इंश्योरेंस कवर देंगे, इंश्योरेंस कवर कौन देगा। अच्छा, इंश्योरेंस कवरेज की जो डेफिनेशन है वो इसलिए आसान हो जाती है कि जब आप इनको टर्म्स को चूज करते हैं तो बहुत सारी चीजें इंश्योरेंस कवर की पता लग जाती है कि इंश्योरेंस करानी किसने है। Then we have shipping and delivery. This is also again linked with the input term कि जी shipping की cost कौन भरेगा और कहाँ तक की cost बायर भरेगा, कहाँ से जो है वो सेलर का जो है रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी जनरल ओवरव्यू कि वो चीजें जो कि कंसिडरेशन जो बायर एंड द सेलर बिफोर गोइंग इनटू द ट्रेड ट्रांजैक्शन देखते हैं आपस में। ओके, नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। मैं एक बायर हूँ, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स मिनिमाइज करना। मैं ये देखूंगा कि मुझे सबसे सस्ता कैसे मिलता है। सबसे पहला मेरा वो होगा कि जी मुझे कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। फिर उसके बाद मेरा क्या होगा जी जो गुड्स है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए। मैंने जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर मैंने उस पर स्पेसिफिकेशन लिखी थी कि जी मुझे यार्न इस क्वालिटी का चाहिए जो कि मेरी मिल में चलेगा कपड़ा बनाने के लिए, या जी और कोई इसकी फिनिश गुड बनाने के लिए, तो क्या उसी जो है वो कमोडिटी उसी स्पेसिफिकेशन पे है कि नहीं है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बिटवीन टाइम द परचेज। अच्छा, कितना टाइम लगता है कि मैं गुड्स परचेज करता हूँ और मेरा कैश आ जाता है मेरे पास। इट्स लोकल इंडस्ट्री इशू। अब ये कंसिडरेशन जरूर आती है। फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट, हेजिंग। अच्छा, आजकल आपको पता है कि कमोडिटी जो है जो डॉलर की प्राइसेस है वो किस तरह जा रही हैं। हमने 15-20 दिन 160-161 रुपए की बातें हुई थी, ईद के बाद 164 टच कर गया डॉलर। तो मेरे लिए, अगर मैं इम्पोर्टर हूँ पाकिस्तान में बैठ के, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको हेज कैसे करूँ। मैंने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 160 रुपए पे किया है और जब उसकी पेमेंट की बारी आती है दैट इज 164, तो प्रॉब्ली मेरी जो थोड़े बहुत मार्जिन जो मैंने रखे थे वो तो प्रॉब्ली चैलेंज हो जाएंगे या ड्रेन ऑफ हो जाएंगे। तो इस अगेन हमारे पास जो आपको पता है कि फॉरवर्ड बुकिंग की एक प्रोडक्ट मौजूद है स्टेट बैंक की तरफ से, तो आप फॉरवर्ड बुकिंग ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक पॉलिसी। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सेलर। सेलर क्या कहेगा। सेलर सबसे पहला कहेगा जी मुझे लीनियंट टर्म्स पे एक मुझे बायर मिल जाए जिसको मैं अपने प्रोडक्ट बेच सकूं। अगेन उसका एक मोटिव है कि जी मैंने अपनी गुड्स की जो प्राइस है वो मुझे बहुत अच्छी मिले। बायर भी चाह रहा है कि लो कॉस्ट मिले, ये कह रहा है कि जी मुझे मैक्सिमम मिले। इसके साथ साथ सप्लायर का जो सेलर है, सेलर का एक और ऑब्जेक्टिव है कि जी मुझे कितनी देर में कैश मिल जाता है। अगर इम्पोर्टर बैठा हुआ है कंट्री ए में और एक्सपोर्टर कंट्री बी में, अब उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितनी देर में पैसे आते हैं। सबसे अच्छी चीज किसी को कहते हैं कि मुझे एडवांस पेमेंट दे दो, लेकिन वो कितनी देर में कैश हो जाता है। अब सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक आखिरी चीज है अश्योर पेमेंट फ्रॉम द बायर। अगर आप कैसी कुछ ऐसी टर्म्स पे देते हैं तो क्या सेलर को ये एश्योरेंस है कि बायर से पैसे आ भी जाएंगे या कोई खुदा ना खासा कोई उसके साथ फ्रॉड हो जाएगा, जो कि बहुत आपको पता है कॉमन चीजें होती हैं जिसमें डिफॉल्ट के जो है वो मामला आ जाते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी सेलर और बायर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। कॉमन प्रॉब्लम्स जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे पहला एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से आते हैं कि बायर सॉल्वेंट ना हो जाए। मैंने सारी चीजें सही की, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें एक एक चीज मैंने इनपुट, मैंने इंश्योरेंस, मैंने क्वालिटी क्वांटिटी हर चीज मैंने उसके साथ साइन ऑफ कर ली। लेकिन द मोमेंट मैंने कमोडिटी भेजी
बायर ने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी है अपने कंट्री। अब अगर खुदा न खास्ता इस पीरियड में अगर उसने गुड्स छुड़वा ली थी, मेरी टर्म जैसी थी, लेट्स से मैंने कॉन्ट्रैक्ट में उसको दिया था यूजर्स पे क्रेडिट टर्म दी थी, उसने गुड्स भी अगर छुड़वा ली तो आई एम नोवेयर। अब मैं उस कंट्री में जाके उसके ऊपर अपना क्लेम लॉन्च करूं, उस कोर्ट में जाके कि जी मेरे भी पैसे हैं इस कस्टमर के ऊपर। बायर्स इंसॉल्वेंसी जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि आपको पता है जब ये 2008 में अगर आपने देखा हो, जब फाइनेंशियल क्रंच आया था, तो ये बायर इंसॉल्वेंसी की वजह से जो है बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के पैसे जो है फंस गए। ओके, नंबर 2, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, मैंने कमोडिटी बनाई, लेकिन हुआ ये, जैसे एक्सपोर्टर हमारे पास पाकिस्तान में, उन्होंने जी एक शर्ट बना के भेजी, पता चला जी उसकी 1.5 इंच जो है वो स्लीव छोटी होगी। अब जो इम्पोर्टर है वो कहता है जी मेरे पास तो बिकेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जो स्पेसिफिकेशन में आपको गई आपने दी नहीं। अच्छा, खुदा ना खासा कोई ऐसी शर्ट पे लाइन आ गई, या आपने पेरिशेबल आइटम भेजा, वो पेरिशेबल आइटम का एक कंटेनर जो है वो उसमें थोड़ी स्मेल आ गई कि जी मैं तो बेच ही नहीं सकता। अगर बायर एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेट्स से गुड्स पहुंच गई, बायर ने उसका एक टेस्ट कराया, की इंस्पेक्शन कराई, प्लीज इंस्पेक्शन कराई, उसमें उन्होंने कहा जी मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो मैं एज एन एक्सपोर्टर मैं बड़ा परेशान हूँ कि अब मैं बेचूं किसको, क्योंकि मैं बैठा हूँ यूएस में और कमोडिटी खड़ी हुई है इस वक्त थाईलैंड में, तो ये एक रिस्क कैरी करता होता है। दूसरी बात क्रेडिट रिस्क। मैंने क्रेडिट दिया, क्रेडिट नहीं मिला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांजेक्शन की, लेकिन मुझे जो है मेच्योरिटी पे पेमेंट नहीं आ रही। उसके बाद रेगुलेटरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेगुलेटरी। रेगुलेटरी एग्जांपल में आपको बहुत अच्छी एग्जांपल अभी रिसेंट दूं, हमारे मुल्क में आपको पता है एडवांस पेमेंट लास्ट ईयर बंद हो गया। जून जुलाई में 2020 में एडवांस पेमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लग गई कि जी नहीं होगा, ओपन अकाउंट बंद हो गया। 20 अगस्त 2020 तक की जो शिपमेंट थी, उन्होंने कहा जी जो बीएल इस सर्टेन डेट तक होंगे उसको आप एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। अब मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं किसी लेट्स से यूरोप के कंट्री में बैठा हुआ था और मुझे जो है ना पाकिस्तान भेजना था, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता कि मैं आपको ओपन अकाउंट में भेजूंगा, ओपन अकाउंट मेरी कमोडिटी के लिए बंद हो गया, अब आई एम नोवेयर। अगर मैंने खुदा न खासा गुड्स निकाल दी एक्सपोर्टर ने, तो अब इम्पोर्टर क्या करेगा? इम्पोर्टर भले एक्सपोर्टर के साथ हो और उसकी सुने भी और उसको कहेगी जी मैं आपके पैसे नहीं खाऊंगा, और एक्सपोर्टर को पता है कि जी मेरा बायर यही नहीं करता, लेकिन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिसको कोई भी सुपरसीड नहीं करेगा। और फिर पॉलिटिकल रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक्सपोर्टर को आता है, स्पेशली एक्सपोर्टर्स reside in Europe and the other countries, जिसमें पॉलिटिकल रिस्क बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट है कि नहीं है। ये इसका इम्पैक्ट क्यों आता है? उसका रीजन ये है कि अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और मेरी कमोडिटी पे तो पॉलिसी नहीं आ गई, तो फिर मेरी कमोडिटी का क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा? और जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉर एंड अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। वॉर हो जाती है या कोई ऐसे पुराना वैसा अर्थक्वेक आ गया, या जी ऐसा कोई इवेंट हो गया जिसमें वो मेरी कमोडिटी को नुकसान हुआ, या जो है मेरे जो पैसे थे वो किसी तरह फंस गए, या मेरे बायर की जो है वो कोई खुदा न खासा उसको ऐसा कोई नुकसान हुआ, उसकी कंपनी को जो बिल्कुल ही जो है वो क्रेडिट वर्दिनेस में बिल्कुल जीरो लेवल पे चला गया, तो ये रिस्क जो है वो कैरी करता है एक्सपोर्टर। These were the common problems. These are not limited to the that we have discussed. इसके अलावा बहुत सारे मसाइल आते हैं रूटीन में जो बहुत सारे हमारे कोलीग्स को फेस होते हैं। Alright, जी. Moving forward to the framework. Number one, हम पहले अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लोकली हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको पता है कि एक सेंट्रल बैंक हमारे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एसबीबी एक्ट इन 1956, जिसके तहत जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये राइट्स मिलते हैं कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैन एक्ट एज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एज अ सेंट्रल बैंक।
ठीक है, तो उसका काम ये बेसिकली ये है कि जी टू इन ऑर्डर टू रेगुलेट द मॉनेटरी एंड द क्रेडिट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, नंबर वन, नंबर टू टू फॉस्टर ग्रोथ इन बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान के हक में जो बेहतर फैसले हैं विद रिस्पेक्ट टू दी मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम वो उनको लेने होते हैं। अगर हम ये 5 चीजें हैं जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये वो 5 चीजें हैं जिसपे पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का फ्रेमवर्क लाई करता है। नंबर वन, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 फीरा। जो जो एक्सपोर्ट में डील कर रहे हैं हमारे कोलीग्स, उनको आइडिया है कि फीरा की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है। इस वक्त हमारे जो जनरली हम सुनते हैं फीरा का वर्ड, फॉरेन एक्सचेंज एडजुडिकेशन कोर्ट्स में, जो स्टेट बैंक की कोर्ट्स हैं, जो कि ऐसे ऐसे मसाइल देखती हैं जो कि डिस्प्यूट्स होते हैं या नॉन रिपैट्रिएशन ऑफ प्रोसीड जो है एक्सपोर्ट की, उसके लिए जो है बुलाया जाता है बैंकर्स को। फीरा में एक आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको रिसेंटली आपको पता हो 2016 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये सेक्शन एक ऐड कराया था। फीरा में फॉर इंफॉर्मेशन देयर वर 27 आर्टिकल्स टोटल, जिसपे उनकी राइट्स हैं, एक्सपोर्टर की राइट्स हैं, कॉन्ट्रवेंशंस हैं। जो सेक्शन 23 है, सेक्शन 23 पर्टेनिंग टू दी पेनलाइजेशन ऑफ दी कॉन्ट्रवेंशन। अब वो पेनलाइजेशन बैंक पे भी हो सकती है, वो एक्सपोर्टर पे भी हो सकती है। 23 के एक सब आर्टिकल ऐड कराया गया था 2016 में, जिसके तहत आप रिसेंटली देख रहे होंगे, आपको परसों भी अब सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चल रही है कि कुछ न्यूज पेपर्स में आगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मोर देन 500 मिलियन रुपीस का फाइन लगाया। तो सेक्शन 23 के का बड़ा कमाल है कि आज से जो पेनल्टी लग रही है कॉन्ट्रवेंशन पे, वो सेक्शन 23 के ऑफ फीरा 1947 है। अच्छा, एक तो हमारा फ्रेमवर्क का पार्ट हो गया जिसमें फीरा है। नंबर टू, नोटिफिकेशन इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर फीरा। नोटिफिकेशन जितनी आएंगी जिसमें मिनिस्ट्रीज के नोटिफिकेशन है, जैसे इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर, एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर, या वो यूएन के नोटिफिकेशंस जो कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको लेट्स से अपने रूल में लेता है और कहता है कि जी ठीक है हम इसको फॉलो करेंगे, वो भी पब्लिकेशन जो है ये अपेंडिक्स नंबर 2 में फेडरल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अंदर आती है। तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज की जो जितनी नोटिफिकेशन होती है वो इसमें ऐड होती है। तीसरी चीज, नोटिफिकेशन इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर फीरा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जितनी कम्युनिकेशन है, जिसमें कॉन्वेंशन मैनुअल है, सर्कुलर्स हैं, अदर नोटिफिकेशंस हैं, जितनी सारी चीजें हैं ये शेड्यूल नंबर 3 में आती हैं। शेड्यूल नंबर 4 में लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड। आपने कभी आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स नजर आएगी कि जो एफएक्स में डील करते हैं पाकिस्तान में, जिसमें मेजॉरिटी बैंक है लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंक है जैसे वो नहीं होते, उनको एफएक्स का लाइसेंस नहीं है। चौथा, एक मजेदार चीज है, आपने देखा है यहाँ पे शेड्यूल 5 है जिसमें वेरियस फॉर्म्स, शेड्यूल्स एंड स्टेटमेंट फॉर सबमिशन ऑफ कनेक्शन रिटर्न्स। अब हम रिसेंटली जो हम लोग जो टर्म यूज करते हैं जी V12 दे दो, V12B दे दो, ये बेसिकली V नहीं है, ये शेड्यूल 5 है। शेड्यूल 5 12B, शेड्यूल 5 31। तो ये बेसिकली जितने सारे फॉर्म्स हैं जिसमें फॉर्म ई, फॉर्म आई अभी जो इन वोग है, फिर उसके बाद जितने या फॉरेन एक्सचेंज के जो रिटर्न्स हैं जो कि जमा होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो शेड्यूल 5 में अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको नजर आएंगे कि वो सारे के सारे शेड्यूल जो है वो लाइन अप हुए हैं। ऑलराइट जी। अच्छा, एक वेरी क्विक ग्लैंस ऑन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एफई मैनुअल। पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एफई मैनुअल में देयर आर 22 चैप्टर्स, और जो बहुत कॉमनली हम लोग अकाउंट फॉर करते हैं, जो एनकाउंटर करते हैं, वो लेट्स से चैप्टर 6 है प्राइवेट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स का, जिसमें हम फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वगैरह खोल रहे होते हैं। इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंसेस चैप्टर 10, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 जो, और चैप्टर 14, ये वो 3 चैप्टर्स हैं जिनको हम जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं वाइल डीलिंग इन ट्रेड ट्रांजैक्शन। इंपोर्ट्स के जितने रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे जो है वो चैप्टर 12 में मौजूद है। चैप्टर 13 में इंपोर्ट्स की रेगुलेशंस हैं,
चैप्टर 14 में कमर्शियल रेमिटेंसेस अदर देन इम्पोर्ट्स, जितनी रेमिटेंसेस कमर्शियल है अदर देन इम्पोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन की आपको पता है कि एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का चैप्टर जो है वो रिसेंटली रिवाइज हुआ है। एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी खासी चेंजेस आई हैं, उससे ज्यादा चेंजेस चैप्टर 13 में आई हैं। तो इट इज सजेस्टेड कि प्लीज जो है वो आप जाएं और एक दफा प्लीज रिव्यू करें। चैप्टर 12 में अभी मैं आपको अभी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं। अब रिसेंटली हमारे कस्टमर ने कहा कि जी मेरे को कॉल है कि जी मुझे एजेंसी कमीशन रेमिट करना है। Earlier एजेंसी कमीशन फ्रॉम 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेमिटेंस होता था। अब प्रॉब्ली बहुत सारे लोगों ने हमने पढ़ा नहीं था। अच्छा, फॉर्चुनेटली मेरे पास अपडेट्स आई हैं, हमने उसमें देख लिया। हमने कहा कस्टमर को माजरत की, हमने कहा जी अब जो 90 डेज की टर्म है वो 5 दिन में लिखी गई है। इसका मतलब है कि आप जैसे आपकी जैसे रेमिटेंस आएगी आप 5 दिन में उसकी जो है वो एजेंसी कमीशन भेज सकते हैं। तो वी वाज एक्चुअली शॉक्ड। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें काफी चेंज हो गई हैं। इम्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। दानिश, कैन यू प्लीज माइक बंद कर देंगे अपना प्लीज? थैंक यू। ऑलराइट जी, उसके बाद इंश्योरेंस बिजनेस चैप्टर 15। इंश्योरेंस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अकाउंट बना दानिश, कैन यू बनाना पड़ता है। दानिश कैन यू क्या प्लीज अकाउंट दानिश आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं प्लीज? दानिश अरशद, आपकी वजह से हिंड्रेंस हो रही है, आप प्लीज माइक ऑफ कर देते हैं। थैंक यू। अच्छा, इंश्योरेंस बिजनेस में एक बड़ी एम्बिग्यूटी आती है कि जी सीआईएफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा होना किया है। तो वो सीआईएफ का जो टर्म जो मना की गई है, जो रिस्ट्रिक्शन लगी है, दैट इज अवेलेबल इन इंश्योरेंस बिजनेस। एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर 19 जिसमें गारंटीज एंड लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट की जो है वो चीजें आती हैं। तो देयर आर 22 चैप्टर्स जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए। और ऑलराइट जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड अगेन, जो ये हमने चैप्टर्स देखे, आपको अंदाजा है कि ये एक अलग ही दुनिया है ऐसे मैनुअल की। तो निबाफ में it took us like 3 to 4 days to discuss the main points of different chapters of FE manual. So it will be very quite obvious कि जी हम इसको in detail, किसी भी चैप्टर को in detail हम जो है वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ओके जी, उसके बाद आता है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। इंटरनेशनल फ्रेमवर्क में इस वक्त दुनिया में आपको पता है कि जो आईसीसी बैंकिंग इंडस्ट्री के अगर ट्रेड के हवाले से देखी जाए तो आईसीसी व्हिच इज जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं जिनको उन्होंने वॉलंटरली दिया है फॉर दी टू ऑल कंट्रीज एंड बैंक्स कि जी आप इसको फॉलो करें। अच्छा, चूंकि वो वॉलंटरली है तो नोबडी हैज ऑब्लिगेशन कि जी मैं इसको फॉलो करूं। लेकिन और मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और पाकिस्तान में जो है वो मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और पाकिस्तान में कैन यू सी स्क्रीन ऑडियंस? नो सर, स्क्रीन आपकी गायब हो गई। No, sir. Yes, sir. Yes, click there. Now the screen is Yes, available. sir. Now I will. Give me a second, please. All right, जी. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. अच्छा जी, क्योंकि वो सेट ऑफ रूल जो है वॉलंटरली है तो हर बैंक हर मुल्क जो है वो उसको अडॉप्ट करे या ना करे, दैट्स देयर चॉइस। लेकिन हम एज अ इंस्टीट्यूशन और एज अ कंट्री हमें दुनिया में रहना है, दुनिया में काम करना है और ट्रेड करना है। तो आईसीसी का मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। आईसीसी बेसिकली जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इट वाज फाउंडेड इन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
जिसमें जो है उनका जो पर्सपेक्टिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जी कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएं जो कि सारी दुनिया के लिए एक हो, सारे लोग उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें ताकि देयर इज अ सिमेट्री ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ type of the process flow of the documentation, the process flow of the payment. तो उन्होंने कहा कि जी चले जी एक हम सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। अब आईसीसी को आप देखें 1919 में एक चंद एक एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट विद डिजाइनिंग ऑफ सर्टेन रूल्स, और 2016 में अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के ऑब्जर्वर का स्टेटस उनको मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली तक पहुंच चुके हैं। तो उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि अब जो है वो जितने सेट ऑफ रूल्स वो बनाते हैं तो वो वॉलंटियरली, लेकिन तकरीबन सारे ममालिक उसको फॉलो कर ही रहे होते हैं। आईसीसी ने पब्लिकेशंस कौन कौन सी दी हैं, हम देखते हैं आईसीसी की पब्लिकेशंस कौन कौन सी। आईसीसी की पब्लिकेशंस सबसे पहली हम देखेंगे यूसीपी 600 है। यूसीपी इज यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस डील्स विद द लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट की जितनी ट्रांजैक्शन दुनिया में होती हैं उसको यूसीपी डील करता है। यूसीपी की एवोल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में कि यूसीपी 600 से पहले क्या क्या चीजें थी जी। तो इसके नीचे आप दो चीजें देख रहे हैं, एक है आईएसबीपी 745 एंड देन वी हैव ईयूसीपी 2.0। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दीज आर सप्लीमेंट्स। अगर मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं, आईएसबीपी इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स मेंशन्ड इन यूसीपी 600 कि जी इनवॉइस बनेगी तो कैसे बनेगी, ड्राफ्ट होगा तो उसके क्या कंटेंट्स होंगे, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर आपको प्रेजेंट हुआ है उसमें क्या क्या चीज आपने देखनी है, कमर्शियल इनवॉइस बनती है उसमें क्या आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट की कमोडिटी आ रही है तो क्या उसको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज ऑल रिलेटेड टू दी लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसके अलावा का कोई काम जो है वो यूसीपी 600 का नहीं है, सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होता है। देन वी हैव यूआरसी 522। अच्छा, यूसीपी 600 देयर आर 39 आर्टिकल्स, जिसमें आपको पता है बहुत कॉमन आर्टिकल सबको याद होता है, आर्टिकल 5 बैंक डील्स एंड डॉक्यूमेंट नॉट इन गुड। जनरली इसको हम आईसीसी वाले जो अपनी लैंग्वेज में इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल कहते हैं कि जी हमारी डिपेंडेंसी नहीं है कि गुड्स क्या आ रही है, लेकिन टीबीएमएल के आने के बाद इस इंडिपेंडेंस प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है वो काफी चेंज हुई है। ओके जी, उसके बाद यूआरसी 522। यूआरसी इज यूनिफॉर्म रूल्स फॉर कलेक्शन। 522 इज यूनिफॉर्म रूल्स फॉर कलेक्शन, जो जितने documentation and the payments, those events जिसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर किया, आपके पास डॉक्यूमेंट प्रेजेंट हुए, कोई भी आपके पास टर्म है कि जी वो साइट है या यूजर्स है, उसकी डेफिनेशन है। देयर आर 26 आर्टिकल्स इन 522। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको बताऊं, हम परसीव ये करते हैं कि जी चूंकि कलेक्शन है तो यार मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम ये परसीव करते हैं कि यार कलेक्शन का डॉक्यूमेंट आया ना, यार कोई बात नहीं है यार, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं लेट्स से एक कंट्री ए में बैठा हूँ और कंट्री ए में बैठ के मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि जी मेरे पास एक जो है वो डॉक्यूमेंट आया है डीपी पे। डीपी का मकसद ये होता है कि जी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जो डॉक्यूमेंट है उसकी पेमेंट जिस दिन आपको मिलेगी आप उस दिन इम्पोर्टर को डॉक्यूमेंट दे देंगे। वो मेरे पास पड़े रहे और वो 3 महीने मेरे पास पड़ेगा। अब आर्टिकल 26 जो सबसे आखिरी आर्टिकल है उसका सी का 2 या 3 जो पढ़ेंगे, सी का 3 पढ़ेंगे सब आर्टिकल तो लिखा हुआ है कि जी विदिन 60 डेज इंपोर्टर के बैंक को बताना है कि जी क्या आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये इतना क्रिटिकल है। आई हैव केम अक्रॉस अ फ्यू इशूज। मैं अब एक बैंक में था आज से कुछ 6-7 साल पहले, एक अलग बैंक में था, वहां पे एक चाइनीज बैंक ने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजे थे एक्सेप्टेंस पे। हमने एक्सेप्टेंस भेजी कि जी विल पे यू ऑन सर्टेन फ्यूचर डेट, और हमने वो पेमेंट एक्सेप्टेंस देके हम भूल गए और डॉक्यूमेंट हमने इंपोर्टर को दे दिए। अच्छा, इंपोर्टर को डेफिनेटली फॉलो करते रहे ट्रेड की टीम इंपोर्टर को कहते रही है पैसे देते हैं आपकी मेच्योरिटी को। उसने कहा यार आपको कुछ आया नहीं है ना, कोई मसला नहीं है। वहां से रिमाइंडर आना शुरू हुए। अच्छा, गलती ये हुई
इस बैंक से कि उन्होंने विद इन 60 डेज अपनी इनएबिलिटी शो नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमने ड्रॉई को रिक्वेस्ट की है, ड्रॉई इज नॉट पेइंग द मनी, सो काइंडली आस्क ड्रॉ टू कांटेक्ट द ड्रॉई डायरेक्टली फॉर द पेमेंट। एक छोटा सा डिस्क्लेमर चला जाता, हमारा किस्सा तमाम हो जाता। वो हुआ ये कि वो 60 डेज का टाइम पीरियड निकल गया और चाइनीज बैंक ने एक स्कैरी सी लाइन लिखी। उन्होंने कहा जी हम आपकी आईसीसी में शिकायत कर देंगे और अब वो बैंक आ, और वो कम्युनिकेशन चली गई सीईओ के बैंक के पास। आप यकीन करें अगर वो पेमेंट नहीं जाती तो चाइनीज बैंक कर भी देता। तो ये इतना क्रिटिकल है कि यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ कलेक्शन का इस डॉक्यूमेंट को एक दफा प्लीज गो थ्रू कर लें। लेकिन कुछ भी हो अपनी इनेबिलिटी जरूर शो करा दें विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट रिसीव। ऑलराइट जी। देन वी हैव यूआरआर यूनिफॉर्म रूल्स फॉर रिइंबर्समेंट। लेकिन रिइंबर्समेंट आजकल हम लोग करते हैं एलसीज के थ्रू, उसमें ये डील कर रहा होता है डॉक्यूमेंट। आप यू विल बी सरप्राइज के इसमें भी 17 आर्टिकल है। तो छोटे छोटे आर्टिकल है कि रिइंबर्समेंट कैसे होगी, रिइंबर्समेंट अथॉरिटी कौन दे सकता है, रिइंबर्समेंट अंडरटेकिंग क्या होती है, रिइंबर्समेंट अथॉरिटी जो है वो कैंसिल कैसे होगी, सब चीजें इसमें मौजूद है। उसके बाद वी हैव यूआरडीजी यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटीज, ये लेटेस्ट वर्जन है 58 है। गारंटीज इंटरनेशनल बैंक गारंटीज डील होती हैं वो इस डॉक्यूमेंट के तहत डील होती है। देन वी हैव आईएसपी 98 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। 98 इज अ वर्जन, इसके आर्टिकल भी होते हैं रूल्स इन आईएसपी 98. This ISP 98 actually deals with the international guarantees जो कि हम स्टैंड बाय एलसीज करते हैं। एलसीज जो डील की है वो ISP 98 के Incoterms 2020, Incoterms 2020 अभी रिसेंटली आया 11 Incoterms just for information and there are 2 groups. 11 Incoterms है, 2 ग्रुप है। नंबर 1 ग्रुप में 7 Incoterms है जो कि which is used for every mode of transport. दूसरा ग्रुप में 4 Incoterms है which is used for sea and inland and waterways. तो ये टोटल 11 Incoterms है। अच्छा जी, ये तो रही पब्लिकेशंस। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम रिमेनिंग। एक छोटी सी मैंने आपकी स्लाइड बनाई कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि यूसीपी की एवोल्यूशन क्या थी, यूसीपी कहाँ से निकला। यूसीपी 82 सबसे पहला वर्जन था विच वाज डेवलप्ड इन 1933। तो सवाल ये है कि 1919 में आईसीसी बना और यूसीपी आया 1933 में। यूसीपी से पहले क्या हो रहा था? हमने कहा कि 1919 में एक फ्यू पीपल जिन्होंने सोचा कि जी हम जो है वो कोई स्टैंडर्ड बनाते हैं। यूसीपी से पहले एक डॉक्यूमेंट था which was called Regulation Affecting Export Commercial Credits। वो इसी तरह का एक रूल बुक डॉक्यूमेंट था जिसको उस वक्त 2019 के बाद से लेके 2033 तक तकरीबन 30 से 40 बैंक ऐसे थे जो उसको फॉलो करते थे। लेकिन उसके बाद 1929 में 1929 में इसका ड्राफ्ट शुरू हुआ था यूसीपी 82 का एंड वाज पब्लिश्ड इन 1933। उसके बाद ये सारी रिविजन हैं जो अभी हम देखते हैं, ये सारी रिविजन है। यूसीपी 151 वाज 1951, देन 1962, 1974, 83, 1993 और जो सबसे लेटेस्ट अभी हमारे पास है दैट इज यूसीपी 600 व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 2007। और अब चूंकि 10 से ज्यादा टाइम हो चुका है तो अभी यूसीपी की रिवीजन चल रही है जो कि मेंबर्स के दरमियान रिवीजन होती है, तो वो चल रही है। होपफुली प्रॉब्ली हो सकता है कि किसी वक्त भी यूसीपी का लेटेस्ट वर्जन जो है वो अनाउंस हो जाए। ऑलरेडी मूविंग फॉरवर्ड, मोड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या व्हाट आर द मोड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ मनी, फॉर सेटलमेंट ऑफ गुड्स? किस तरह जो है वो पैसे मुझे मिलेंगे मैं अगर अप्लाई करूं तो? नंबर 1 ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट क्या चीज होती है? ओपन अकाउंट टू बी ले मैनेज। ओपन अकाउंट में एक साइड पे सेलर है, दूसरी साइड पे बायर है। जो बायर है सेलर को कहता है कि जी आई नो यू वेरी वेल, हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है, आप मुझे कमोडिटी भेज दे और मैं कमोडिटी अपने पास रिलीज कराऊंगा, अपने वेयरहाउस में ले जाऊंगा और
उसके बाद जो पैसे इकट्ठे होंगे उसके बाद मैं आपको पैसे भेजूंगा थ्रू बैंक। That is the open account. It's risky for the seller. Seller दे चुका होगा तो उसके बाद कल को वो शायद इंसॉल्वेंट हो जाए या खुदा ना खासा कोई और सिचुएशन हो जाए तो वो पैसे उसके फंसते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में हो रही है। उसके बाद रिवर्स साइड ऑफ दी ये सबसे रिस्की जो है वो बायर की साइड पे। एक्सपोर्टर कहता है कि आप नहीं मुझे पहले पैसे दोगे उसके बाद मैं आपको कमोडिटी दूंगा। ये जनरली जो न्यू रिलेशनशिप होते हैं दुनिया में उसके लिए जो है वो यूज होती है ट्रांजैक्शन। अच्छा, इन दोनों के लिए ओपन अकाउंट एंड एडवांस पेमेंट ये दो टाइप ऑफ सेटलमेंट मोड्स के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चैप्टर 13 में इसको कवर किया है। एंड वी हैव वेरी stringent guidelines on import side as well as the export side, जिसमें बड़ी सब्जेक्टिव अप्रूवल्स हैं कि जी आप कर सकते हैं ये काम। इन दोनों मोड्स के लिए इंटरनेशनली आईसीसी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, एडवांस पेमेंट के लिए या ओपन अकाउंट के लिए, कि जो स्पेसिफिकली इन दोनों को मोड को डील करे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, इन दोनों के लिए हमने पढ़ा कि जी डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस के लिए URR 5 है आता है कि जी कलेक्शंस किस तरह डील होती हैं। अच्छा, अब ये दोनों जो मोड्स हैं एलसी और कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में या तो वो साइट पे बेचेगा माल को, दैट इज डीपी कॉल्ड डीपी इन डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन एंड साइट इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। दिस ट्रांजैक्शन इज लाइक कि जी गुड्स मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए, इंपोर्टर मुझे पैसे देगा और मैं पैसे एक हाथ से पैसे दूंगा, एक हाथ से पैसे लूंगा और दूसरे हाथ से उसको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वी हैव अ यूजेंस टर्म जिसमें डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस में हम डीए की टर्म्स कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो जी इंपोर्टर से सर्टेन फ्यूचर मैच्योरिटी डेट की एक्सेप्टेंस लेके हम एक्सपोर्टर को भिजवाते हैं, ऑन दैट सर्टेन मैच्योरिटी डेट हम पे करते हैं। अगेन जस्ट टू रिफ्रेश कि जी हमारी एज अ बैंक कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम ऑन सर्टेन मैच्योरिटी डेट पे करें, लेकिन हमारी एक ऑब्लिगेशन यूआरसी 522 आर्टिकल 26C सब आर्टिकल 3 के तहत बनती है कि विद इन 60 डेज हम एटलीस्ट उनको इन्फॉर्म कर दें कि इंपोर्टर या ड्रॉई इज अनएबल टू पे। ये हमारी ऑब्लिगेशन है। देन वी हैव डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स जो एलसी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इज ऑन द अदर हैंड वेरी टिपिकल। उसमें होता ही है कि आपके पास यूजर्स अगर आपने अंडरटेक कर दिए, if you send a message to portal bank which is called a negotiating bank or the beneficiaries bank, they will pay you on such future maturity date, so we have to pay the bill. That's a bank's obligation and we cannot revert. अगर आप पे नहीं करते तो the importers bank has right to go to ICC and lodge a complaint against your bank. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हम देखेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट की टाइप्स क्या क्या हैं। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट में एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, लेटर ऑफ क्रेडिट की छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट इवॉल्व कहाँ से हुआ। ये जो टर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये पहले होता ये था कि आपको पता है कि पहले तो कोई बैंकिंग चैनल था नहीं। हम जब बात करें अर्ली 80s की, हमारे पास बैंकिंग चैनल कोई नहीं होता था, लेकिन जो मर्चेंट्स है, डिफरेंट मर्चेंट जो ऑपरेटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशंस के, कोई इंडिया में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, तो वो एक ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से एक टर्म यूज करते थे। एक डॉक्यूमेंट होता, अगर वो इंडिया से निकलता था तो आपको पता है कि वो वेरी मनी वॉइस। तो देयर आर मर्चेंट्स जिन्होंने आपस में अरेंजमेंट किए कि एक मर्चेंट ए फ्रॉम इंडिया, मर्चेंट बी फ्रॉम यूरोप, मर्चेंट सी फ्रॉम यूएस, उन्होंने कहा जी हम आपस में ये तय कर लेते हैं कि हम ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट का एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। अगर जो भी ये मेरे पास लाएगा और उस पर जो वैल्यू लिखी होगी वो मैं उतनी मैक्सिमम अमाउंट उसको पे कर सकता हूँ, ताकि उसको कैश कैरी ना करना पड़े ड्यूरिंग द वॉइस। वो यूरोप में लैंड करे
पाकिस्तान से निकला या इंडिया से निकला, इंडिया से निकल के वो जब यूरोप में लैंड करेगा तो यूरोप में उसके पास जब पैसे नहीं होंगे वो यूरोप के मर्चेंट के पास और वो ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट दिखाए और उसके अगेंस्ट पैसे ड्रॉ कर ले। तो इस टाइप के एक लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर्स लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो उसकी यूएस की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, उसमें which was written by the president of that time, Thomas Jefferson, on July 4, 1803 में एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा गया था। तो नाम जो लेटर ऑफ क्रेडिट वहीं से ड्रिवन है, क्योंकि चीजें चेंज हुई है लेकिन नाम जो है वो वहीं से ड्रिवन है। छोटी सी स्टोरी थी। बाल coming back to the slide, types, what are the types? Number one, confirmed. हम एलसी कंफर्म कराते हैं, हमने टर्म सुनी है। कंफर्म कराते हैं तो क्यों कराते हैं और कैसे कराते हैं? कंफर्म कराने का एक ही रीजन होता है कि एक्सपोर्टर इज इन लेट्स से कंट्री ए एंड इंपोर्टर इन कंट्री बी। कंट्री ए जो एक्सपोर्टर है ये थिंग्स कि जी कंट्री बी के हालात ऐसे हैं कि कभी भी जो है ना खुदा ना खासा कुछ भी हो जाएगा, या जी वो किसी एफएटीएफ के जो है वो ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में आ गया है तो कल वो जो के चैलेंजेस इसको पढ़ सकते हैं। तो वो इंपोर्टर इन कंट्री बी को कहता है कि जी मुझे आप ये लेटर ऑफ क्रेडिट कंफर्म करा दें फ्रॉम अ फर्स्ट क्लास बैंक आउटसाइड योर कंट्री। और जनरली ये कंफर्मेशन होती है वो एक्सपोर्टर अपने कंट्री में कोई कहता है कि जी इस बैंक के थ्रू करवा दें या किसी अच्छे बैंक के थ्रू करवा दें। इंपोर्टर अपनी कॉस्ट पे या एक्सपोर्टर की कॉस्ट पे ये अरेंजमेंट करते हैं। कंफर्मेशन का मकसद ये होता है कि जो इश्यूइंग बैंक है, जो जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना है, उसके राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं टू दी कंफर्मिंग बैंक। यानी कि द कंफर्मिंग बैंक कैन एक्ट एज गुड एज द इशूइंग बैंक। यानी कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसको स्क्रूटनाइज करेगा, इफ एवरीथिंग इज इन ऑर्डर तो उसको पे कर देगा। अनकंफर्म्ड, उसमें किसी की ऑब्लिगेशन नहीं है सिवाय इशूइंग बैंक की। इशूइंग बैंक जिसने एलसी इशू की है, डॉक्यूमेंट्स उसी के काउंटर पे आएंगे और उसको पे करेगा। तो कंफर्म्ड में एक बैंक ऐड हो जाता है और अनकंफर्म्ड में जो है एक बैंक जो है वो हमारे पास दो बैंक्स होते हैं जो कि नेगोशिएटिंग और इशूइंग बैंक है, या तीसरा एडवाइजिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक कोई भी हो सकता है। तीसरा है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इज बेसिकली द इंटरनेशनल गारंटी। ठीक है, ये स्टैंड बाय एलसी जो है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज नहीं करते, लेकिन इट्स यूज फॉर द गारंटी पर्पस इंटरनेशनली। देन वी हैव रिवॉल्विंग क्रेडिट्स। रिवॉल्विंग क्रेडिट्स आपको पता है कि रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 लेटर ऑफ क्रेडिट पहले बैन किए हुए थे, जिसमें रिवॉल्विंग था, ट्रांसफरेबल था एंड क्लीन क्रेडिट था। अभी उसमें से रिवॉल्विंग क्रेडिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चैप्टर 13 में उन्होंने अलाउ कर दिया है फॉर some specific terms। रिवॉल्विंग क्रेडिट होता है एक ही क्रेडिट एक सर्टेन पीरियड के बाद रिवॉल्व हो जाता है। रिवॉल्व उसके दो टाइप के होते हैं, या तो वो टाइम पे रिवॉल्व हो जाता है या उसकी वैल्यू पे रिवॉल्व हो जाता है। मैंने $1 मिलियन का एक रिवॉल्विंग क्रेडिट खोला। दो तरीके हैं, या तो मैं कहूँ जी 30 जून 1 जनवरी 2021 को मैंने खोला था और ये रिवॉल्व होगा ऑन 30 जून। अब 1 मिलियन में अगर वो यूटिलाइजेशन पूरी हो गई या नहीं हुई, वो 30 जून को 1 जुलाई को वो फिर $1 मिलियन के लिए हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा फॉर नेगोशिएशन। दूसरी टाइप वैल्यू की होती है, अगर $1 मिलियन है, जैसे ही $1 मिलियन परफॉर्म हो जाएंगे जाएगी और पैसे आएंगे और ट्रांजेक्शन एंड टू एंड कंक्लूड हो जाएगी, तब उसके बाद जब $1 मिलियन जैसे ही खत्म होगा ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वर्किंग डे, वो फिर $1 मिलियन के लिए अवेलेबल हो जाए। That's a concept of revolving credit. Transferable letter of credit ट्रांसफर होता है, फर्स्ट बेनिफिशियरी सेकंड बेनिफिशियरी, उसमें जो ट्रांसफरिंग बैंक है कॉन्सेप्ट आता है। Article 38 of UCP deals with transferable credits. Then we have red and green clause letter of credits, जो बहुत पहले यूज होते थे जब टेलेक्स का जो चल रहा होता था जमाना। उसमें होता यह था कि रेड एलसी वो होती थी जिसमें एलसी इशूइंग बैंक एक नॉमिनेटेड बैंक को रिक्वेस्ट करता था कि जी ऑन माय बिहाफ प्लीज पे लेट्स से 25% ऑफ द वैल्यू इन एडवांस टू द एक्सपोर्टर। वो चूंकि वो टाइप होता था तो उसको रेड में टाइप किया जाता था, जस्ट टू हैव अ प्रोमिनेंट नोटिफिकेशन टू द एक्सपोर्टर्स बैंक
टू दी नॉमिनेटेड बैंक। जब वो एलसी को खोलता था तो वो उसकी पहली नजर रेड में जाती थी कि हाँ यार ये डिफरेंट एलसी कुछ डिफरेंट है। तो वो नॉमिनेटेड बैंक ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर्स बैंक, इंस्टीट्यूशन बैंक, एक सर्टेन अमाउंट पे करता था जो एक्सपोर्टर, और उसके बाद एक्सपोर्टर उसके पैसे लेके जाके उसका काम शुरू करता था। ग्रीन क्लॉज एलसी भी यही थी, लेकिन दैट वाज यूज्ड फॉर दी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए थी उसके लिए होता था। स्पेशली अफ्रीका में एक इशू होता था किसी जमाने में फॉर दी वेयर हाउसिंग ऑफ दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो जो भी एक्सपोर्टर होता था वो कहते जी वेयर हाउसिंग मैं नहीं पैसे भरूंगा, आप उसके मुझे पहले पैसे दे दें, मैं प्रोक्योर कर लूंगा आपकी चीजें, उसके बाद हम उसको फिर आपको भेजेंगे। तो उसको ग्रीन में लिखा जाता था। तो रेड और ग्रीन जो है वो इनका जो है वो नोटिफिकेशन था, नॉट के कोई टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन थी, उसमें सिर्फ एडवांस पेमेंट इन्वॉल्व हो रही होती। ओके जी, दो चीजें मैंने नीचे लिखी हैं स्पेस के बाद, बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट एंड इररिवोकेबल। ये दो चीजें जो है, दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, दीज आर नॉट टाइप्स। बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, इट्स नॉट टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। बैक टू बैक में एक एक्सपोर्ट का लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व होता है और एक इंपोर्ट का लेटर ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व होता है। तो दो एलसीज मिला के एक बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप नहीं है। हाँ, ट्रांजैक्शन को आपने मैनिपुलेट किया, आपने जो है वो एक ट्रांजैक्शन बनाई, वो एक ट्रांजैक्शन हो सकती है, लेकिन it's not a type of LC in ICC terms. Irrevocable, it's not a type of LC. It's a notification. It's a it's a basically एक notification है कि जी ये LC रिवोक नहीं हो सकती, ये टाइप नहीं है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं कि इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LC कि जी रिवोक नहीं हो सकती। यानी कि अगर इंपोर्टर ने इशू करी, एक्सपोर्टर को पहुंचाया, कल को इंपोर्टर बोले नहीं जी मुझे कमोडिटी नहीं चाहिए, मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो उसको रिवोक नहीं कर सकता विदाउट दी permission from the exporter. Already, I believe we are done with the presentation and today's webinar. That's all from my side. I hope you've enjoyed. I'm sorry, जो है वो आज we had a short time जिसमें हम I tried to make a very introductory concept जिसमें हम कुछ establish कर सके कि जी just to have a revision कि जी modes of settlement क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद जो है वो हमारे पास framework क्या है। framework ये था कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फ्रेमवर्क क्या है, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, फिर आईसीसी की पब्लिकेशन कौन कौन सी हैं, मोड्स ऑफ सेटलमेंट क्या आती हैं, एलसी का हमने थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया, यूसीपी को हमने पढ़ा कि यूसीपी किस तरह इवॉल्व हुआ क्या। तो अ फ्यू क्वेश्चन ऑन चैट बॉक्स। एक पारस जावेद का क्वेश्चन आया जी, इस्लामिक मोड्स में हम इस पे नहीं कर रहे, इंशाल्लाह विल कंडक्ट अनदर सेशन जिसमें हम इस्लामिक बोर्ड्स को डिस्कस करेंगे ट्रेड के हवाले से। और ऑलराइट जी, एक क्वेश्चन व्हिच आई एम प्रोबब्ली मिसिंग फॉर समवन, इसके अलावा क्वेश्चन है प्लीज डू जो है वो हाँ, एक क्वेश्चन आया कि जी काइंडली एक्सप्लेन दी एक्सवर्क्स। एक्सवर्क्स इज अ इनकोटर्म जिसमें जो एक्सपोर्टर है वो अपनी कमोडिटी बनाता है, कमोडिटी बना के अपने वेयर हाउस के बाहर रख देता है, और इंपोर्टर को कहता है यहाँ से उठाओ और ऑल द वे अपने वेयर हाउस, अपने कंट्री, अपने वेयर हाउस ले जाओ। ठीक है, एक्सवर्क्स में आपको पता है अभी सवाल आया, तो जस्ट टू ऐड वन थिंग कि जी एक्सवर्क्स में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चैप्टर 13 में पहले एफओबी एंड सीएफआर को अलाउ किया था। रिसेंटली उन्होंने जो है वो ऐड किए हैं कुछ सभी इनकोटर्म्स जिसमें एक्सवर्क्स भी अलाउ है। एक्सवर्क्स की उन्होंने कंडीशन रखी है। तो एक्सवर्क्स ये होता है कि जी आपको गुड्स को प्रोक्योर करना होता है। अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जी पाकिस्तान एक्सपोर्टर के बाहर से उठाना, मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में और यूएस में एक मेरा सप्लायर है, मैं यूएस में कोई ऐसे अरेंजमेंट करूं वहां से हम जो है गुड्स उठाएं, उसको शिप पे ले जाएं या बाहर लाएं, उसको पाकिस्तान लाएं, तो इसका मतलब है कि एंड टू एंड एक जो है वो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, वो इंपोर्टर को खुद करना पड़ता है।
तो इम्पोर्टेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि इस चीज को करना। तो ये एक्सवर्क्स है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली इस पे गाइडलाइन दी है। और then we have a transferable LC and how it works। लेकिन ये ट्रांसफरेबल एलसी पाकिस्तान में बना है, इंपोर्ट में आप ट्रांसफरेबल एलसी नहीं हो सकते। ट्रांसफरेबल एलसी को अगर कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो ये समझ लें कि एक एजेंट के लिए एक जो है वो है, एक इंस्ट्रूमेंट है कि जी दुबई में एक एजेंट बैठा है, उसके लिए इंपोर्टर है पाकिस्तान या इंडिया और एक्सपोर्टर है यूरोप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन एजेंट कभी भी नहीं चाहेगा कि दोनों बायर एंड सेलर आपस में मिल जाए, तो वो करता ही है कि ट्रांसफरेबल क्रेडिट मंगाता है। ट्रांसफरेबल क्रेडिट पे एक पूरा लेक्चर बन सकता है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इट विल बी इन डिटेल। आप आर्टिकल 38 पढ़ लें और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो विल इंशाल्लाह हैव अ वेरी डिटेल सेशन ऑन दैट। और जी आई थिंक जी क्वेश्चन जो है, अच्छा जी एक सवाल है, एडवांस पेमेंट एंड ओपन अकाउंट पेमेंट्स न्यू चेंजेस बाय एसबीपी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एडवांस पेमेंट में मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता दूं कि एडवांस पेमेंट मशीन के लिए 730 दिन अलाउ की गई है, बाकी कमोडिटीज के लिए वही 120 दिन है। एक चीज जो अच्छी चीज जो में दी गई है वो ये है कि जी स्टेटमेंट ऑफ from the date of remittance till the date of documentation submission of documents। अब जो है फ्रॉम दैट 121st डे से उसको एक पेनल्टी लगेगी और जो है वो टिल दी डॉक्यूमेंट सबमिशन उसको लगेगी, तो उसमें 120 दिन का ग्रेस आ गया। नंबर 1। नंबर 2, अगर पेमेंट वापस आ जाती थी तो उस पर भी पेनल्टी थी। इस दफा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जी जो रेमिटेंस अगर वापस आती है उस सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जी उसका जो गेन है वो स्टेट बैंक को ट्रांसफर होगा। लेट्स से वो 120 रुपए की पर डॉलर की ट्रांजेक्शन थी, जब रेमिटेंस वापस आई तो 130 का डॉलर हो गया, तो ये 10 रुपए का जो बेनिफिट है ये इंपोर्टर को नहीं जाएगा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। इमरान इब्राहिम से सवाल है, वीबॉक एक अलग चीज है, इसमें आज के उसमें नहीं है, लेकिन हम इसको कहीं ऑफलाइन डिस्कस कर सकते हैं। वीबॉक आपको पता है कि इस वक्त तो वीबॉक के आखिरी दिन चल रहे हैं और पीएसडब्ल्यू की तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो और पाकिस्तान कस्टम्स लेके जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान सिंगल विंडो का एक कॉन्सेप्ट वो आया है, एक सॉफ्टवेयर आया है जो कि ऑन बोर्डिंग के लिए, और उसमें फॉर्म ई और फॉर्म आई जो है वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा पीएसडब्ल्यू पे इंशाल्लाह, वीबॉक और पीएसडब्ल्यू पे इंशाल्लाह विल ट्राई टू हैव अनदर सेशन, इंशाल्लाह हम जो है वो देखेंगे। अच्छा जी, लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस व्हिच आर आई बिलीव कि हम इस सेशन में इसको नहीं दे पाएंगे। जो है फर्दर डिटेल शहजोर हुसैन, डिफरेंस बिटवीन हाउस बीएल एंड मास्टर बीएल, ये वो डिस्कशन है जो कि हम आईसीसी अगर पब्लिकेशन में आएंगे तो इंशाल्लाह विल हैव अ डिफरेंट सेशन ऑन दैट। Already, this is all from my side. I hope you took a few things from today's presentation. I hope कि जो है थोड़ी बहुत लर्निंग आपकी हुई होगी, and that's all from कलीम my side. साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आपने एक्सलेंट वे में आपने कवर किए टॉपिक्स, और अभी जाहिर है क्वेश्चंस तो अब आना शुरू हुए हैं क्योंकि बेसिक्स थी, तो जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग वेबिनार्स में भी कलीम साहब को इनवाइट करेंगे, तो उसमें आप इंशाल्लाह कवर करेंगे। और बाकी थैंक यू फ्रॉम अल सादिक इंस्टीट्यूट, और आप लोगों ने अटेंड किया, टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है सर, तो फिर यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार का आप लोगों को शेयर करेंगे। आप अल सादिक इंस्टीट्यूट के फेसबुक पेज और लिंक्डइन पेज पे इन टच रहें, तो आपको लिंक्स शेयर होते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Thank you जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे पता चला? तो बता के किसी ऑफिस में पे बताया, ऑफिस में तो मैंने बताया था।
वहाँ की ब्रांच में नहीं आती है ना ये कमर्शियल बैंक के साथ हमारा डील